100 साल भी पूरे पीछे चले जाएं तो भी हमें चप्पल ही दिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जूते तो नहीं दिखते हैं। तो वेयर इट ऑल स्टार्टेड। अलास्का में कहीं उन्हें ऐसे जूते मिले हैं जो कि स्किन ऑफ एन जानवर के स्किन के थे। इंडिया के इतिहास को या रामायण को आप पढ़ो या महाभारत को, तो आप देखते हो कि खड़ा हुआ हम पहले से ही डाल रहे हैं। पॉइंटेड अपना टो शेप नहीं है, उसके वजह से पैर दर्द, अपना पीठ दर्द से गर्दन दर्द, इसलिए योगा में बेयरफुट योगा किया जाता है, न कि शूज के साथ योगा किया जाता है। लगभग 3.5 इंच से 4 इंच वॉज द आइडियल फुट साइज। इससे उनका ये कहना था कि लड़कियां सुंदर दिखती हैं जब वो उस इम्बैलेंस शूज पे चलती हैं। जिसके फुट डिफॉर्म होते थे उनकी शादियां जल्दी हो जाती। दैट साउंड्स अमेजिंग। सो जूतों का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 100 साल भी पूरे पीछे चले जाएं तो भी हमें चप्पल ही दिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जूते तो नहीं दिखते हैं। तो वेयर इट ऑल स्टार्टेड। देखो जूते राइट फ्रॉम एशियंट ममीज या जो पुराने हम खुदाई करके फॉसिल्स निकालते हैं, Correct. उसमें जूते तो डिकम्पोज हो ही गए, कोई भी मटेरियल के थे। Correct. तब तो जूते नेचुरल मटेरियल के बनते थे, तो सबसे पहले डिकम्पोज होते थे। करेक्ट। फिर भी अलास्का में कहीं उन्हें ऐसे जूते मिले हैं जो कि स्किन ऑफ एन जानवर के स्किन के थे और उसके अंदर ग्रास था फॉर फुट के सॉफ्टनिंग के लिए, कंफर्ट के लिए, जो इनर सोल बोलता है वैसा उन्होंने ग्रास रखा था, जो कि बर्फ में था इसलिए मिला, और वो लगभग 40,000 साल BC का है। लेकिन इंडिया के इतिहास को या रामायण को आप पढ़ो या महाभारत को, तो आप देखते हो कि खड़ाऊ हम पहले से ही डाल रहे हैं। यानी कि वुडन शूज़ या खड़ाऊ या पादुका जो थे, ये जो चीज़ थे ये आप डियर स्किन या जानवरों के स्किन के भी बनते थे, जिन्हें हम टाई करते थे सैंडल जैसे। करेक्ट। इवेंचुअली ये इवॉल्व हुए जब वॉर में सैनिक जाते थे, तब उनके पैरों को सेव करने के लिए लेदर के शूज़, बूट बनने लग गए, जिनको हार्ड सोल देने लग गए। और ये चालू हुआ आफ्टर इन्वेंशन ऑफ रबर, बिकॉज रबर एंड रेक्सिन वॉज द बेसिक मटेरियल जिसके वजह से सोल बने, जो कि मजबूत रहे, अदर दैन वुडन सोल्स। नहीं तो पहले वुडन सोल्स के ऊपर क्लॉथ रैप होता था या स्किन रैप होता था, ताकि सॉफ्ट लगे थोड़ा सा। करेक्ट। लेकिन फिर भी वुडन सोल्स भी एक थिक सोल थे, जिसके ऊपर भी हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी सोल में, तो फुट में तकलीफ होती थी, हमें बेयर फुट ही रहना पसंद था। सो बेयर फुट की बात करते हैं, कोई जानवर तो चप्पल पहनते नहीं है। सो इट साउंड्स लाइक एक आइडियल सिचुएशन है बेयर फुट रहना, कि एक्यूप्रेशर भी होते जा रहा है सारे, लेकिन ये ह्यूमन इन्वेंशन क्यों ज़रूरी था? एक्चुअली शिकार करते समय जब आप किसी शिकार के पीछे भागते थे तो कांटा या कोई पत्थर लग जाए तो रुक जाते थे, या आपका फुट डैमेज होता था। लेकिन तब आप आदिमानव देखोगे या बाकी सब लोग, वो बेयर फुट ही ज़्यादातर रहते थे और ज़्यादा टाइम रहते थे। जब शिकार करने जाए तो ही कोई स्किन के जूते या ऐसे बांध के जाते थे। अनलाइक टुडे, हम सुबह शूज़ डालते हैं, रात को हम वो निकालते हैं जब हम घर जाते हैं। मुझे शूज़ थोड़े कम ये लगते हैं कंफर्टेबल, तो मैं क्या करता हूँ ऑफिस में आके उसको उतार देता हूँ और यहाँ पे कंफर्टेबल चप्पल पहन लेता हूँ। सो आर शूज़ डिज़ाइन टू, मतलब सच में पूरे दिन पहनने लायक हैं क्या? देखो आजकल अक्सर ज़्यादा ऑफिसेज में शूज़ ही फॉर्मल माने जाते हैं, क्योंकि आपके पूरे फॉर्मल अटायर के साथ शूज़ ही जाते हैं और जनरली शूज़ भी पॉइंटेड शूज़ ही फॉर्मल शूज़ माने जाते हैं। करेक्ट। पॉइंटेड अपना टो शेप नहीं है, अपना टो शेप इज दैट इज लाइक ए रेक्टेंगल, ट्रायंगल रादर देन 3 साइड्स जैसा है। लेकिन ऐसा अगर आपका शू का शेप होगा, यानी कि आगे से अगर ज़्यादा सेमी सर्कुलर राउंड होगा तो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, जबकि वो या तो सेमी सर्कल अच्छा दिखता है या तो एक साइड में एकदम नुकीला अच्छा दिखता है। तो लुक्स के हिसाब से शूज़, जैसे कपड़ों के फैशन है वैसे ही शूज़ को फैशन करने के चक्कर में हमारा टो एक तरफ की ओर बेंड होता है, उसके वजह से पैर दर्द, अपना पीठ दर्द से गर्दन दर्द, सारे डिफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो शूज़ जनरली पहले जब बनते थे खड़ाऊ या स्किन के, उनके आप टो देखेंगे तो वो बेयरफुट जैसे बाहर की तरफ पूरे सेमी सर्कुलर आते थे। करेक्ट। पर मुझे ऐसा याद है बचपन में मेरे पेरेंट्स कहते थे कि शूज़ जो हैं वो पहना कर, ज़्यादा चप्पल मत पहना कर, नहीं तो तेरे पैर फैल जाएंगे, ताकि पैर छोटे रहें, ताकि नहीं तो आगे जाके चप्पल भी नहीं मिलेंगे तुमको अपने साइज़ के। सो इसका पीछे कोई लॉजिक बनता है क्या? लॉजिक तो नहीं मालूम, लेकिन इससे एक कहानी याद आती है कि चाइना में पहले माएँ अपनी लड़कियों को ना, जैसे ही वो 7 साल की होती थी उनके पैरों को कपड़े से कस के बांध देती थी
और उनके पैरों को छोटा करते थे। और ये कम से कम 25 साल तक पैर बंधे रहते थे, दिन हो या रात हो, कपड़े से ज़ोर से बांधते थे। उससे उनकी हड्डियां टूट के फुट डिफॉर्म होके एकदम छोटा, लगभग 3.5 इंच से 4 इंच वॉज द आइडियल फुट साइज। जबकि उनके फुट का साइज होता है 10 इंच, तो 3.5-4 इंच को वो दबा देते थे और उसमें डालने के लिए एक हाई हील शूज़ स्पेशली बनाते थे जो कि लकड़ी का होता था और उसके ऊपर क्लॉथ वैप होता था। इससे उनका ये कहना था कि लड़कियां सुंदर दिखती हैं जब वो उस इम्बैलेंस शूज़ पे चलती हैं। करेक्ट। जिसके फुट डिफॉर्म होते थे उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं। दैट साउंड्स अमेजिंग। लेकिन ये जो शूज़ की हम बात करें जो आजकल इतने महंगे बिकते हैं, ये जो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनका जन्म कैसे हुआ? एक्चुअली 19th सेंचुरी के टाइम पे यूएसए में डाजलर ब्रदर्स थे जिन्होंने शूज़ के पहली बार मतलब दुकान खोले जिसमें स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शूज़ रखे अलग से, अदर देन दैट पिटी शूज़। ये इवेंचुअली झगड़ के दोनों ही अलग हो गए और दोनों ही बड़े ब्रांड्स हो गए, एडिडास एंड प्यूमा। ओके। और इनकी देखा देखी नाइकी ने चालू की। नाइकी के जो फाउंडर थे फिल नाइट, वो एक्चुअली एक एथलेटिक रनर थे, तो इसलिए शुरू में उन्होंने रनिंग शूज़ जापान के देखे थे जो कि उनके सोल्जर्स में उन्होंने देखे थे जो भागने में बहुत कंफर्टेबल थे। वर्ल्ड वॉर 2 में उनके फाउंडर नाइकी के फिल नाइट, वो उन्होंने भी पार्ट लिया था, तब जापान में गए थे वो। तो उनको एक चांस मिला था, वहाँ एक ब्लू रिबन करके बैंड था, उसके 12 जूते लेके आए थे यहाँ पे, ये बता के कि मैं एक शूज़ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अच्छा। और यहाँ आके वो हाथों हाथ बिक गए डबल टिबल भाव में। तो उन्होंने उनसे फिर पार्टनरशिप कर ली और ब्लू रिबन नाम से शूज़ बेचने लग गए। इवेंचुअली उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जापान अभी शूज़ देने में आनाकानी कर रहा है, तो उन्होंने उनके कोच बिल बोअरमैन के साथ पार्टनरशिप की। कोच का बहुत सारा अच्छा नॉलेज था विद द सर्कल विद स्पोर्ट्स पर्सन्स, तो उनको हेल्प हुआ कनेक्ट्स के लिए। और वो खुद फिल नाइट एक इनोवेटर थे, तो उन्होंने अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ को कॉपी किया उनके और एक नए ब्रांड के बारे में सोचा। तो ब्रांड के बारे में जब सोचा तो उनके माइंड में नाइकी इसीलिए आया कि नाइकी एक्चुअली उसके एक मैराथन रनर थे और इजिप्ट में, जो कि इजिप्ट के रनर की देवी का नाम नाइकी है, तो उसी नाम से उन्होंने नाइकी करके शूज़ रखा। अच्छा। और जो उनका सिंबल है वहाँ आके एक लोकल ग्राफिक आर्टिस्ट थी, उन्होंने दिया जो राइट सिंबल है। करेक्ट। तो उसके ऊपर वो उन्होंने बहुत विश्वास रखते हुए नाइकी स्टोर सब जगह खुल गए और बहुत फेमस हो गए। आज के डेट में तो ये तीनों ही बहुत बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है क्या कि एक नाइकी रनर्स को ही लेना चाहिए, एडिडास सिर्फ एथलीट्स को ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली इनिशियली जब ये डेवलप हो रहे थे तो ये स्पेसिफिक एक स्पोर्ट्स को पकड़ के डेवलप कर रहे थे खुद को। जैसे कि एडिडास स्पोर्ट्स शूज़ फॉर ओनली जिम्नाजियम, नाइकी फॉर ओनली रनर्स था। लेकिन इवेंचुअली इन्होंने सब तीनों ब्रांड्स ने ये रियलाइज़ किया कि हमें सारे सेक्टर्स ऑफ शूज़ वेयरिंग में जाना पड़ेगा और इवेंचुअली ये सारे सेक्टर्स के शूज़ को भी ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा ताकि इनसे इंस्पायर होकर नॉर्मल आदमी भी ले, क्योंकि स्नीकर्स वेर एक्चुअली मेड फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल। बट आज के तारीख में हर एक के पास, हर स्पोर्ट्समैन के पास, रैपर के पास, एक्टर के पास और हमारे तुम्हारे पास भी स्नीकर्स है, वेदर एज वी नीड नॉट हैव ए जंप एंड थ्रो दैट बॉल इनटू नेट्स एंड एवरीथिंग। सो एक लास्ट सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर पर्सनली जूते अपग्रेड करने हैं अपने, तो क्या लूँ मैं डेली वेयर के लिए जो कि जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी हो? अगर आप बाहर जाते हो तो देयर इज़ ए ब्रांड कॉल बेयरफुट जिसमें आपके टोज के शेप का वो शूज़ बनाते हैं। Correct. उसकी आज के तारीख में सोल भी थोड़ी अच्छी आने लग गई है, यानी कि थिक सोल आई है विद रेक्सिन। सो वो वाला आप शूज़ का ब्रांड ले सकते हो, थोड़ा महंगा है, नॉट 80,000 का लेकिन 8,000 के आसपास के हैं वो शूज़ या उससे थोड़े ऊपर, तो वो शूज़ ले सकते हो। अगर आप जिम में जा रहे हो तो उसमें तो ऐसा बेयरफुट या बाकी ब्रांड्स में आए हैं जिसमें आपके ग्लाउज कैसे एक थंब में जाते हैं, वैसे हर उंगली में जाने वाला वो आपको बेयरफुट एहसास दिलाए जिम में, ताकि आप टोज़ या लेग्स की एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज करो। क्योंकि आप अगर कोई टाइट शूज़ और ओवल शूज़ डाल के एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पोस्चर करेक्ट नहीं होता।
इसलिए योगा में बेयरफुट योगा किया जाता है, न कि शूज़ के साथ योगा किया जाता है। Correct. आप शूज़ डाल के जाते हैं तो भी योगा टीचर आपको बोलता है शूज़ बाहर निकाल के आओ। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो सही होना चाहिए। तो वैसे शूज़ है। वैसे ही अगर आपको पीटी शूज़ डालना है, जो नो मार्क शूज़ आते हैं, जिससे कि आप बैडमिंटन कोर्ट या टेबल टेनिस कोर्ट में एक तो कोर्ट खराब नहीं होगा और उसका आवाज़ नहीं आएगा, नहीं तो आप हर बॉल के करेंगे तो बार बार आएगा। उसके नो मार्क शूज़ बोलते हैं। रनर के लिए वैसे स्पाइक्स वाले शूज़ आते हैं। क्रिकेट में बॉलर के लिए अलग स्पाइक्स वाले शूज़ आते हैं, जिनके स्पाइक्स के शेप अलग होते हैं, शू का शेप अलग होता है। तो हर एक के लिए अपने अलग अलग कैटेगरी के शूज़ हैं। और ये तीनों ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स या सारे ब्रांड्स अभी सब बना रहे हैं। कुछ ही ब्रांड्स हैं जो कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके चल रहे हैं, जैसे फॉर्मल शूज़, एथलेटिक शूज़ या बेयरफुट शूज़। करेक्ट, अमेजिंग। सो आज का वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेशन वाला रहा है। आपको भी जूतों के बारे में या उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, वी विल ट्राई टू डेफिनेटली आंसर देम। और ऐसे ही डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक को देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए अनडिज़ाइन को।